Hello, I'm Dr. Palak and welcome back to my channel. मैं एमपी के एक बहुत छोटे से शहर जबलपुर की एक बहुत छोटी सी गायनेकोलॉजिस्ट हूँ जो अपनी छोटी छोटी कहानियाँ लेके हर हफ्ते आपको एंटरटेन करने आती है। और आज की कहानी है अबाउट ब्लेसिंग्स। वो कहते हैं ना, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। दूसरों की लाइफ में कुछ बेहतर हो रहा होता है तो देख के लगता है ना कि यार हमारी लाइफ तो शायद उसकी जैसी होती तो बेहतर होता। पर हम कभी ये नहीं सोचते रुक के कि ग्रास कुड ऑलवेज बी फेडर ऑन दैट साइड। ये कहानी इस बारे में है कि हम आमतौर जिंदगी पे ऐसे लोगों से मिलते नहीं है, शायद शेयर नहीं होती स्टोरीज, पर कुछ स्टोरीज भगवान हमें इंटेंशनली कम थ्रू कराता है ताकि हम समझ सके कि हम जो लाइफ जी रहे हैं वो एक ब्लेसिंग है। जिन लोगों से बहुत प्यार करते हैं, जो फैमिली है, उनके नजदीक भी हम होते हैं, पर कभी कभी वो इनफ नहीं लगता। कभी कभी दूसरे की जिंदगी, दूसरे की सिचुएशंस ज्यादा बेटर लगती है। कभी कभी लाइफ बता भी रही होती है कि आज जैसा भी हो, कल तो एक चांस है कि ये बेटर होगा। फिर भी हम प्रेफर करते हैं आज को रिग्रेट करना। स्टार्ट करें। ये स्टोरी एक फीमेल के बारे में है, ऑब्वियसली, जिनसे मैं रेसिडेंसी के दौरान मिली, जिन्होंने मुझे 3 चीजें सिखाई। पहली, पेशेंस, कि आज जो भी हो रहा है कल शायद मन का हो जाएगा। एप्रिसिएशन, भगवान के लिए कि जो भी है आज के लिए थैंकफुल हूं। एंड ब्लेसिंग या लव फॉर द पीपल दैट आई हैव इन माई लाइफ, कि मेरी जिंदगी शायद किसी ना किसी से बहुत ज्यादा बेहतर है। तो उस दिन ओपीडी में बैठी थी मैं, जूनियर मोस्ट पोजीशन पे थी, तो काम थोड़ा ज्यादा होता है। ओपीडी में सबकी हिस्ट्री लो, अंदर लेके जाओ। इरिटेटेड थी कि मुझे क्यों करना पड़ रहा है ये सब। कोविड में, इतनी गर्मी में, मास्क पहन के, एक्स्ट्रा क्लोथिंग पहन के यहाँ बैठ के पेशेंट देखने पड़ रहे हैं। बट उतने ही गुस्से में मैंने जोर से चिल्लाया, नेक्स्ट। और एक फीमेल अंदर आई, स्माइलिंग फेस था, डिस्पाइट मास्क लगा था कोविड का। मैं वो हंसी को मास्क के बियॉन्ड से देख पा रही थी और वो चीज मुझे ज्यादा इरिटेट कर रही थी। ये खुश है, मैं दुखी हूं। उसकी हंसी और उसकी स्माइल मुझे कहीं ना कहीं बॉदर कर रही थी। तो बड़े श्रूड तरीके से मैंने हिस्ट्री लेना शुरू किया। क्या प्रॉब्लम है? तो बोली, प्रॉब्लम मैम मेरे 9 महीने हो गए हैं, तो इसलिए मैं आ गई। जितनी खुशी से वो बोल रही थी ना, उतने ही दुख से और उतनी ही छोटी छोटी आंखों से मैंने उस टिफिन की तरफ देखा जो मेरा दोपहर से रखा हुआ था। अब तक तो शायद खराब भी होने लग गया था, पर खाया नहीं था। मैं समझ गई थी कि शायद लेबरिंग पेशेंट होगी या फिर सीजर लेना होगा। तो वो मैसेज जो मेरे हस्बैंड का आया हुआ था पूछते हुए कि क्या मैंने खाना खा लिया, उसकी तरफ रिप्लाई किया कि हाँ हो गया है। फोन स्क्रीन शट करी और क्योंकि झूठ नहीं बोलना था तो एक टिफिन, एक साइड से बिस्किट निकाला और खा लिया, क्योंकि ये केस लंबा चलने वाला था। मैंने कहा 9 महीने पूरे हो गए तो आ गई हो, खाना वाना खा के आई हो ना घर से? बोली हाँ मैम, खाना खाए बिना घर से तो नहीं निकलते, खाली पेट घर से नहीं निकलना चाहिए। मैंने भी हंस के पूछा, ठीक है तो कितने बच्चे हैं इससे पहले? उसने बोला नहीं नहीं नहीं, पहला। मैंने कहा पहली बार प्रेग्नेंट हुई हो? तो बोली नहीं नहीं, प्रेग्नेंट 2 बार हो चुकी थी, लेकिन जिंदा शायद ये पहला ही होगा। और उस एक स्टेटमेंट से पूरा ओपीडी शांत हुआ। उस एक स्टेटमेंट के बाद सिर्फ वो थी और सिर्फ मैं थी। उसने कुछ ऐसा बोला जिससे मैं रिलेट नहीं कर पाई और सब कुछ सन्नाटा था। तो मैंने कंसर्न तरीके से पूछा, क्या खराब करे थे बच्चे? तो उसने बोला नहीं नहीं मैम, मतलब 9 महीने तक गए,
पर पता नहीं क्यों डिलीवरी के पहले ही बच्चे खत्म हो जा रहे थे, और दोनों बार नॉर्मल डिलीवरी पूरी करी है, पर कोई भी बच्चा रोया नहीं। खैर छोड़िए ना मैम, ये वाला अच्छा है, ये वाला कर लेगा। मैंने अपना मास्क नीचे पुल डाउन किया। मैंने कहा पूरी हिस्ट्री दो, तुम्हारी तो पूरी हिस्ट्री लिखनी पड़ेगी। अब उसकी खुशी से जलन नहीं हो रही थी, अब उसकी खुशी में खुश होने का मन कर रहा था, उसके साथ हंसने का मन कर रहा था। तो पूरी हिस्ट्री ली, अपने हाथों से उस टिफिन को साइड किया, बाहर निकला और उसको अपनी सीनियर के पास लेके गई। उस वक्त मेरे एक्सपर्टीज से ऊपर का केस था ये, इसको हम हाई रिस्क प्रेगनेंसीज बोलते हैं। सीनियर के पास लेके गई, पूरा केस समझाया, सीनियर ने बोला एडमिट एडमिट। ऑनेस्टली उसको एडमिट कराते वक्त मैं खुद बहुत एक्साइटेड फील कर रही थी। जब वो एडमिट हुई तो हमारी सीनियर ने बोला बिकॉज एक टेंडेंसी है बेबी अबॉर्ट हो जाने की, तो वाई रिस्क इट, हम एक बार काउंसिल करके देखते हैं सीजर के लिए, कंसिडरिंग ये प्रेशियस प्रेगनेंसी हो गई, शी वाज 35 प्लस हिस्ट्री 2 बार आईयूडीज की थी, तो उसको काउंसिल करते हैं सीजर के लिए। मैंने बोला मैम पता नहीं 2 बार नॉर्मल डिलीवरी है, मानेगी या नहीं। मैम बोली मानेगी ना, हम उसको वो दे रहे हैं जो वो चाहती है, और सेफ तरीके से काउंसिल करते हैं। तो फिर उसको काउंसिल करने के लिए वार्ड के अंदर गए सीनियर के साथ। हम आगे खड़े थे, सीनियर पीछे, और उनके बाजू में उनके हस्बैंड बैठे हुए थे जो काफी शॉविनिस्टिक दिख रहे थे, पर वाइट जज। तो स्टार्ट किया बताना कि बिकॉज आपकी हिस्ट्री ऐसी है और एज एक फैक्टर है, प्लस 2 बार एक इंसिडेंट ऐसा हो चुका है, तो हम प्रेफर करेंगे कि आप समझे इस बात को कि इस सिचुएशन में LSCS करवाना एक बेटर ऑप्शन रहेगा, सीजर, जिससे कि हम सेफली, आपके भी सेफली, और बच्चे को बाहर निकाल के हम आपको हैंड ओवर कर सकते हैं। पेशेंट ने बहुत स्माइल करते हुए मेरी काउंसलिंग खत्म होने से जंप करते पहले बोला ठीक है ना, और बीच में से आवाज आई रुको, आप लोग एक छोटे डॉक्टर हो, आप लोग को क्या समझ आता है, मुझे सब पता है, ये सब आपके तरीके हैं। ड्यू डेट, जो डिलीवरी की डेट है वो परसों की है, परसों तक तो इंतजार करना ही पड़ेगा। नॉर्मल डिलीवरी का प्रयास करिए, अगर परसों तक दर्द नहीं आएंगे तो सोचेंगे। मुझे तो बहुत गुस्सा आया, बट खैर मैं कुछ बोलती इससे पहले मेरी सीनियर बीच में आए, बोले ठीक है सर, वो बच्चे हैं, मैं तो बड़ी डॉक्टर, आपके कहने पर और आपकी रिस्क पे जिस पे आप साइन करेंगे, परसों तक हम वेट करते हैं। परसों सुबह तक अगर दर्द नहीं आए तो सीजर के लिए लिया जाएगा, नहीं तो आप छुट्टी करा के वापस ले जा सकते हैं, आपकी मर्जी। हस्बैंड ने बोला ठीक है, परसों सुबह तक वेट तो करो। पर हुआ वही, परसों सुबह तक दर्द चालू नहीं हुए, और परसों सुबह जब सीनियर वार्ड में एंटर करी तो हस्बैंड ने बोला ठीक है ले लो, सीजर करो। पेशेंट की तरफ देखा मैंने, और पेशेंट ने बहुत खुशी खुशी बोला जल्दी शिफ्ट करो मैम, इससे पहले मना हो जाए, मैं वेट नहीं कर सकती। उसकी खुशी में हम सब खुश थे, पर कहीं ना कहीं थोड़े नर्वस भी थे। वो दिन अलग था। वो फीमेल ना एक बच्चे की तरह हो गई थी। बच्चों को कैसे देखा है ना आपने, चॉकलेट की तरफ देखते हुए, बस चाहिए होता है, वैसी हो गई थी, बस चाहिए था। जब वार्ड में शिफ्ट कराने लगे तो उसकी ट्रॉली के साथ साथ मैं भी जा रही थी। उसके एक्सप्रेशन देख के मैंने ऐसे ही पिंच करके पूछा डर रही हो? उसने बोला मैम आप लोगों की स्किल पे डाउट नहीं है, डर उस बात का नहीं है, डर खुश होने से लग रहा है। जब किसी को अपने अंदर 9 महीने महसूस किया हो और फिर वो रोए नहीं, मैं दोबारा वो महसूस नहीं करना चाहती, मैं दोबारा उससे गुजरना नहीं चाहती। बस डर इस बात का लग रहा है कि कहीं ज्यादा खुश ना हो जाऊं। मैंने उसके सर पे हाथ रखा, मैंने बोला हो जाएगा सब ठीक, और उसको अंदर शिफ्ट किया, उसे ओटी में लिया। उस दिन ओटी में कुछ एक अलग ही माहौल था। सब लोग एक ही डायरेक्शन में उसकी तरफ बस देख रहे थे। उसको एनेस्थीसिया दिया, मैम ने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया, और जैसे ही अंदर गए यूट्रस का एक बड़ा ही अलग सा नजारा था। छोटे छोटे फाइब्रॉइड्स जैसे थे, कुछ जिसमें किसमें पानी भरा था, किसमें कुछ था, कुछ हार्ड थे। खैर वो चीज को अवॉइड करते हुए, क्योंकि वो एक रीजन हो सकता था या शायद नहीं भी,
बेबी आउट किया और बच्चा बहुत तेज रोया, इतनी तेज कि जो वो सुन थी तो उसको भी सुना सारा। और वो हंस के बोली, इस बार रोया है। हम सब ने जल्दी से बहुत क्लैप किया हमारे सीनियर के लिए, पर हमारी सीनियर स्माइल नहीं करी। उसने एक बहुत डीप ब्रेथ लिया और छोड़ा। अब इसमें एक चीज है जिसे आम जिंदगी में डिस्कस नहीं किया जाता। लोग अक्सर नहीं समझते कि डॉक्टर्स किस मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस से गुजरते हैं। हर केस थोड़ा थोड़ा करके हमसे थोड़ा थोड़ा हमको ले जाता है, आखिर में कुछ बचता ही नहीं। उस 1 घंटे के लिए वो जो एक्टिंग करनी पड़ती है भगवान बनने की, बहुत कठिन होती है। क्योंकि हम तो बोल बोल परेशान हो जाते हैं कि भगवान तो हम है नहीं, हम इंसान हैं। लेकिन जब सब कुछ सही चल रहा हो तो हमारे बोलने के बावजूद हम भगवान, और अगर कुछ गलत हो जाए तो फिर नतीजा इंसानियत से भी बदतर। तो हम किस चीज से गुजरते हैं ये हम ही समझते हैं। अगर किसी को नहीं बचा पाए हैं किसी भी कारण से, तो उसके चले जाने का जो एक गिल्ट और एक बैगेज है ना, वो हमारी उंगली पकड़ के हमारे साथ जीवन भर चलता है। आपको दिखता नहीं है, वो डर को हम दबा के रखते हैं, पर वो जिंदगी भर हमारे साथ चलता है और इसे तो हम कहीं छोड़ के भी नहीं आ सकते। वो बस यूं ही हमारे साथ चलता है और हमें उसके साथ जीना पड़ता है। और हम भगवान नहीं है, इस बात का सबूत बस अभी मिल जाएगा। पोस्ट ऑप में उसको शिफ्ट किया, एनेस्थीसिया के इफेक्ट में थी, पर बच्चे को देखकर स्माइल कर रही थी। स्माइल करते करते थोड़ा थोड़ा खिसक के बच्चे के पास आने की कोशिश कर रही थी और उसको टच करने की कोशिश करने लगी, डर डर के कहीं उसको हार्म ना कर दे। मैं ये चीज देख के बहुत स्माइल कर रही थी, मुझे बहुत हंसी आ रही थी कि तुम्हारा ही तो है, कहाँ जाएगा। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि ये रिश्ता एक दिन में या एक सेकंड में नहीं बनता। ये एक माँ और एक बच्चे के बीच में 9 महीने से होता है। महसूस कर रही होती है तो शायद सिर्फ वो ही उसको जानती है। और उस दिन बड़ा खुश होके हम सब घर गए कि हमने कितनी अच्छी हैप्पी एंडिंग मिली। एक माँ को जो इतने टाइम से स्ट्रगल कर रही थी, हमने बहुत प्लान करके सीजर किया और हमने उसको एक हैप्पी एंडिंग दे दी। उसे जो चाहिए था उसे मिल गया ना। हम खुश थे, थोड़े से ईगो में भी थे, पर बस यूं ही टूट जाता है सब। अब मेरी टेंडेंसी रही है कि हर साल मेरे बर्थडे के दिन मुझे कोई ऐसा एक ना एक केस दिख जाता है जो मन थोड़ा सा दुखी कर जाता है। और बर्थडे आने की खुशी पूरी। अगले दिन मेरा बर्थडे था, मैंने छुट्टी अप्लाई करने की बहुत कोशिश की, पर शॉर्टेज होने की वजह से छुट्टी मिली नहीं। अगले दिन वार्ड में घुसने से पहले मैंने 2 मिनट के लिए साईं बाबा को याद किया कि प्लीज ये साल। वार्ड में घुसी तो सामने देखा कि बहुत भीड़ लगी हुई थी कॉर्नर बेड की तरफ। जब नजदीक जाके उन औरतों को हटाने की कोशिश करी तब पीछे से पीडियाट्रिशियन दौड़ते हुए आए। उन्होंने मुझे साइड किया और अंदर गए। उनके पीछे पीछे जब मैंने जाके झांका तो वही फीमेल थी। वो जोर जोर से अपना सिर दीवार की ओर पटक रही थी और बहुत रो रही थी। जब पीडियाट्रिशियन ने उनके हाथों से बच्चा लिया और दौड़ते हुए अंदर गए, मैं उनके पीछे गई। सक्शन, इंट्यूबेशन, सीपीसीआर सब ट्राई किया, पर जो बच्चा कल खेल रहा था अपनी माँ के साथ, आज वो हिल भी नहीं रहा था। सफेद था, पूरे लिप्स नीले पड़ चुके थे। सक्शन करने पे बहुत सारा दूध निकला। तो रियलाइज हुआ कि माँ ने रात को बच्चे को दूध पिलाया और बिना डकार करवाए सुला दिया। हम रोज वार्ड में राउंड लेते वक्त बर्पिंग के ऊपर इतना इलैबोरेट लेक्चर लेते हैं कि कैसे बच्चे को दूध पिलाना है, किस पोस्चर में पिलाना है। दूध पिलाने के बाद आपको कम से कम 30 मिनट अपने कंधे पे रख के बच्चे को लॉन्ग स्ट्रोक्स देने हैं जब तक बच्चा डकार ना ले ले। खाने की नली और श्वास की नली एज इट इज बहुत पास होती है और बच्चों में तो ऑलमोस्ट जुड़ी। वो एक बूंद दूध जो उस बच्चे ने पिया होगा वो डाइजेस्ट होने की जगह वापस आया और श्वास की नली में चला गया। और बस यूं ही पल भर में एक दिन की जिंदगी और एक दिन की मां बना के उसको चला गया, सिर्फ एक गलती से। जब सब कुछ फेल हो गया
तो पीडियाट्रिशियन ने उस बच्चे को हाथ में पकड़ा और बहुत प्रे करने की कोशिश की, भगवान से बहुत दुआ मांगने की कोशिश करी, पर वो बच्चा जा चुका था। पर कहानी कुछ इस तरीके से थी कि इस बार वो बच्चा अपनी मां को अपने साथ ही ले गया था। अब जो बचा था वो सिर्फ शरीर था, जान तो कहीं उसके साथ ही चली गई। उस बच्चे को कौन और कैसे हैंडओवर करेगा, हम ये भी नहीं डिसाइड कर पा रहे थे। उस वक्त मैंने लर्न किया एप्रिसिएशन और ब्लेसिंग, कि हम कभी कभी जान ही नहीं पाते कि हमसे अलग जिंदगी या हम जैसी जिंदगी जी रहे हैं, हम उसके लिए थैंकफुल ही नहीं हो पाते। कभी सुबह उठ के शायद शुक्रिया अदा करते ही नहीं कि हमें जो भी दिया, जितना भी दिया, बहुत अच्छा दिया, बस थैंक यू। वो शायद कभी हम करते ही नहीं। हम कभी रियलाइज ही नहीं कर पाते कि किन्हीं के पास तो इतना भी नहीं है, पर जी रहे हैं। उस दिन ये दो चीज सीखी, एप्रिसिएशन और ब्लेसिंग। पर तीसरी चीज अभी बाकी थी, पेशेंस। क्योंकि जब वो चली गई डिस्चार्ज होके, तब मैं बहुत समय तक सोचती रही कि वो ही क्यों, ऐसा क्यों, भगवान ऐसा क्यों करता है, समझ नहीं आया ना। फिर 6 महीने निकल गए और थोड़ा थोड़ा मैं उसे भी भूल गई थी। फिर एक दिन फिर अपनी लाइफ से इरिटेट होने लगी थी कि यार इतनी गर्मी, कोविड, फिर मुझे बैठ के ओपीडी चलानी पड़ रही है। जिस टाइम वो आई, इस बार आके बैठी और बोली, मैम कैसे हो? और मैंने उठा के आंखें उसको देखा। मैंने कहा, मैं ठीक हूं, तुम कैसी हो? बोली, मैम मैं प्रेग्नेंट हूं। और मैंने स्माइल करके देखा और सोचा, पेशेंस। इस लड़की ने मुझे क्या सिखा दिया, पेशेंस। ठीक है, दिस इज द कंक्लूजन ऑफ माई स्टोरी। ये कहानी इन चीजों के बारे में, और वो जहां भी होगी, अगर वो ये देख रही होगी तो वो समझ रही होगी कि ये उसके बारे में है। थैंक यू so much for listening and I hope you like it. Like, share, subscribe. Bye bye.